वेलकम फ्रेंड्स, आई एम ए होस्ट फ्रॉम इजी एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी को कवर करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा ध्यान से वीडियो को एक या दो बार देख लेंगे तो आपके चैप्टर के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो जाएंगे, जबकि चैप्टर का काफी सारा पोर्शन आपको लर्न हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर बस केवल 3 मेजर टॉपिक्स हैं। पहला है डेमोक्रेसी एंड इट्स फीचर्स, दूसरा है डेमोक्रेसी का दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ में कंपैरिजन, और तीसरा है मॉडर्न डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसी, फ्रेंड्स, आपकी बुक में डेमोक्रेसी की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी गई है। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को लोग इलेक्ट करते हैं। अब बात आती है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की। तो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को 2 हेड्स के अंदर में अकोमोडेट किया जा सकता है। पहला फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिस, यानी जो इलेक्टोरल प्रैक्टिस हो, जो इलेक्शंस हो, वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। उसमें लोग के पास में रियल चॉइस होनी चाहिए और उनको फ्रीडम होनी चाहिए अपनी चॉइस को एक्सरसाइज करने की, वोट करने की। सिटीजन्स को इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट स्टैंड करने के लिए भी फ्रीडम होनी चाहिए, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा फीचर है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन्स, इसलिए सभी सिटीजन्स के वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। अब वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, एक बार फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस के साथ में जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो फिर उसका काम है डिसीजंस लेना। तो अगर एक गवर्नमेंट में इलेक्टेड रूलर्स ही मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, तभी वो डेमोक्रेटिक वे में फंक्शन कर रही है। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी डिसीजंस ले रही है तो फिर वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हो सकती। जो नेक्स्ट फीचर है वो है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स ऑफ सिटीजंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बाद में एक गवर्नमेंट फॉर्म होती है, गवर्नमेंट फंक्शन करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट इज अ लॉ अनटू इटसेल्फ, यानी गवर्नमेंट सभी रूल्स और लॉज से ऊपर है, उसकी पावर्स अनलिमिटेड है, नहीं। इस तरह से बनी गवर्नमेंट को लॉ ऑफ द लैंड यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और राइट्स ऑफ सिटीजन्स की लिमिटेशंस के अंदर में फंक्शन करना होता है, उसे लॉ को फॉलो करना होता है और सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करना होता है। अब इन सारे ही फीचर्स को हम एक जगह ले लें तो टोटल 4 फीचर्स हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स ऑफ सिटीजंस। फ्रेंड्स, इन्हीं फीचर्स के बेसिस पर हम एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसीज को जज कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कौन सी डेमोक्रेसीज क्वालिफाइड है ट्रू डेमोक्रेसी होने के लिए और कौन सी डेमोक्रेसीज इस तरह की हैं वो प्रीटेंड कर रही हैं डेमोक्रेसी होने की, फॉल्स डेमोक्रेसीज हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिस का जो फीचर है, अगर उसके हिसाब से हम पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ देखें तो इट डज नॉट क्वालिफाई टू बी ए डेमोक्रेसी बिकॉज इट वॉज नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, आर्मी ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के खुद उसकी जगह ली। दूसरा, अनफेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस, जनरल मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम कराया था, बाद में प्रेस की रिपोर्ट्स ने बताया कि वो रेफरेंडम फुल ऑफ फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस था। अब दूसरी गवर्नमेंट है मैक्सिको अंडर पीआरआई। तो पीआरआई के अंडर में जो मैक्सिको की गवर्नमेंट थी उसने इलेक्शंस को विन करने के लिए गवर्नमेंट मैन, मशीनरी और मनी को अनरिस्ट्रिक्टली यूज किया। उन्होंने बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स को फॉलो किया इलेक्शंस में कि लास्ट मिनट पे
वोटिंग पोलिंग बूथ्स को चेंज कर देना जिससे कि अपोजिशन पार्टीज के जो वोटर्स है वो वहां पर न पहुंच पाए, और मीडिया को कंट्रोल करना। चाइना अंडर कम्युनिस्ट पार्टी भी इस फीचर को फॉलो नहीं करती डेमोक्रेसी के को, क्योंकि पीपल्स कांग्रेस जो चाइना की पार्लियामेंट है वो नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि उसमें इलेक्टेड मेंबर्स के साथ साथ में आर्मी के अपॉइंटेड मेंबर्स भी हैं। दूसरा, चाइना में वन पार्टी रूल है, सो इनफैक्ट देयर इज नो रियल चॉइस टू द पीपल, टू द वोटर्स। जितने भी कैंडिडेट ने सभी उसी पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, तो लोग किसी को भी चूज करें वही पार्टी पावर में आती है, तो देयर इज नो चांस, फेयर चांस ऑफ होस्टिंग द रूलिंग पार्टी फॉर द पीपल। अब नेक्स्ट फीचर आता है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। इसके ऊपर सऊदी अरेबिया की डेमोक्रेसी, एस्टोनिया की डेमोक्रेसी और फिजी की डेमोक्रेसी अनक्वालिफाइड हो जाती हैं। सऊदी अरेबिया में 2015 तक विमेन के पास वोटिंग राइट ही नहीं था। एस्टोनिया ने अपनी सिटीजनशिप रूल्स को इस तरह से बनाया कि रशियन माइनॉरिटी को वोटिंग राइट्स लेना डिफिकल्ट हो जाए। फिजी में इंडियन फिजियंस की जो वोट की वैल्यू थी वो इंडिजियस फिजियंस की वोट की वैल्यू से कम है। अब नेक्स्ट फीचर है डिसीजन बाय इलेक्टेड रूलर्स। तो इसमें भी पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ डज नॉट क्वालिफाई टू बी ट्रू डेमोक्रेसी, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लेकिन जो फाइनल डिसीजंस थे उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल ले रही थी, दैट वाज डोमिनेटेड बाय द आर्मी ऑफिशियल्स। उसके बाद में आता है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो इस फीचर के हिसाब से हम देखें तो जिम्बाब्वे में जो जानू पीएफ पार्टी की गवर्नमेंट अंडर रॉबर्ट मुगाबे थी वो इस फीचर को वायलेट कर रही थी। रॉबर्ट मुगाबे ने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कराया अपनी पावर बढ़ाने के लिए। एक्चुअली वो सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद में उन्होंने सिटीजन्स के राइट को रेस्पेक्ट नहीं किया, अपोजिशन पार्टीज को हरास किया, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को बैन कर दिया और प्रेस को पूरी तरह से कंट्रोल किया। अब जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जैसे कि मोनार्की और डिक्टेटरशिप से बेटर है, तो इसका मतलब डेमोक्रेसी की कुछ मेरिट्स हैं। तो यहां पे डेमोक्रेसी की 5 मेरिट्स दी गई हैं। पहली है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी वो लोगों की नीड्स और उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। बिकॉज एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फिर दोबारा इलेक्शंस के लिए जाना है, लोगों के पास में वोट्स के लिए जाना होता है। दूसरा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डिसीजंस हैं वो काफी ड्यू डेलिबरेशन और डिस्कशंस और कंसल्टेशंस के बाद लिए जाते हैं, तो उसमें एक रैश डिसीजन लेने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तीसरा है डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड्स टू डील विद द डिफरेंसेस। आजकल की जो कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटीज हैं वो बहुत डाइवर्स हैं, उसमें डिफरेंट रिलीजन्स के, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग रहते हैं, और इस तरह की सोसाइटी के अंदर ओपिनियन डिफरेंस और कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस आना एक नेचुरल बात है। तो डेमोक्रेसी क्योंकि कंसल्टेशंस के ऊपर में बिलीव करती है, डिस्कशंस में बिलीव करती है, तो डेमोक्रेसी इन डिफरेंसेस को, इन कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस को डील करने का एक पीसफुल मेथड, रिजॉल्व करने का पीसफुल मेथड प्रोवाइड कराती है। फोर्थ पॉइंट है डेमोक्रेसी एनहांसेस सेल्फ रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है दैट इट बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स, और इक्वलिटी जो सिटीजन्स की है वो उनकी डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट को इंक्रीज करती है, बिकॉज एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड देयर इज इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ फॉर एवरी सिटीजन। नंबर 5, इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन भी ले लेती है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर में गवर्नमेंट डिसीजंस आर ओपन टू पब्लिक क्रिटिसिज्म, तो जल्दी ही गवर्नमेंट को पब्लिक ओपिनियन का पता चल जाता है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मेजॉरिटी पब्लिक ओपिनियन उसके डिसीजंस के खिलाफ है, तो अपने डिसीजंस को चेंज कर सकती है। कोई कितना भी बढ़िया सिस्टम हो, कितना भी अच्छा मॉडल हो गवर्नमेंट का, लेकिन
इट इज एज गुड एज इट इज प्रैक्टिस्ड। वो प्रैक्टिस में कितना अच्छा है, इसी से पता चलता है कि वो अच्छा है या नहीं है। अगर प्रैक्टिस में सही नहीं चल रहा है तो वो सही नहीं है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस में भी बहुत सारी वीकनेसेस हैं, डिमेरिट्स हैं। पहली है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ज्यादातर पॉलिटिकल इंस्टेबल होती हैं, जल्दी जल्दी गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं। दूसरा है अनअवेयर लीडर्स, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, लीडर्स बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि लीडर के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि उन सभी के कांटेक्ट में आके उनकी डिजायर्स और नीड्स के बारे में पता करें। इसीलिए लीडर्स अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लोग हैं, उनकी नीड्स और डिजायर्स के बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं होते। थर्ड पॉइंट है पीपल आर इलिटरेट, इग्नोरेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डेमोक्रेसी के सिस्टम के अंदर वो पीपल है, बिकॉज इट इज द पीपल जो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। तो क्योंकि ज्यादातर लोग इलिटरेट और इग्नोरेंट है तो वो एक राइट चॉइस नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंट्स या लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते समय। नंबर फोर्थ है नो मॉरलिटी। एवरी पार्टी वांट टू विन द इलेक्शंस बाय हुक और बाय क्रोक। तो डेमोक्रेसी में जो इलेक्टोरल कंपटीशन है वो मॉरलिटी पे बेस्ड नहीं होता। उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इलेक्शंस को जीतना है, मॉरलिटी को प्रैक्टिस करना नहीं। फिफ्थ है डेमोक्रेसी ब्रीड्स करप्शन। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट्स की फॉर्मेशंस में भी बहुत सारा करेक्शन कभी कभी होता है। आपने सुना होगा कि एमएलएज और एमपीज को परचेज कर लिया गया, खरीद लिया गया। दूसरा, बहुत सारे मिनिस्टर्स के ऊपर बहुत सारे करप्शन के एलिगेशंस लगते रहते हैं। अब बात आती है कि फिर ये कमियां क्यों हैं डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी परफेक्ट क्यों नहीं है। तो एक परफेक्ट डेमोक्रेसी होने के लिए हर एक इंडिविजुअल के पास में खाली इक्वल वोटिंग राइट ही नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल्स के पास में दूसरी रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, यानी उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए, उसके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो अवेयर होना चाहिए, वो कमिटेड होना चाहिए। तभी वो इस तरह के लोग एक आइडियल और परफेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं, विच इज नॉट द केस एट द प्रेजेंट। कोई भी सोसाइटी इस मेरिट्स को पजेस नहीं करती कि उसमें सभी लोग एजुकेटेड हों, इक्वल हों, एजुकेशन में भी, रिसोर्सेज के अंदर भी, कमिटमेंट्स के अंदर भी। इसका मतलब है सो देयर इज नो परफेक्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दैट्स करेक्ट। लेकिन फिर आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी या परफेक्ट डेमोक्रेसी का यूज क्या है? इसका यूज है, जो डेमोक्रेसी का आइडियल है वो हमें हेल्प करता है एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसीज को जज करने के लिए और उनकी वीकनेसेस का पता लगाने के लिए। ये हमें एक मिनिमल डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी के बीच में अंतर करने के लिए भी हेल्प करता है। और जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की वीकनेसेस पता चले तो उनको रिमूव करना ही, उनमें रिफॉर्म्स लाना है। अब जो रिफॉर्म्स हो सकते हैं डेमोक्रेसी के लिए वो है एम्पावरिंग पीपल विद एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है पीपल, सिटीजन्स। अगर हम उन्हें प्रॉपरली एजुकेट कर सके, उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, सो दैट दे कैन टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड एंड करेक्ट डिसीजन while they elect their representatives। अच्छे रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होंगे तो अच्छी ही गवर्नमेंट बनेगी। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज्ड पॉपुलर पार्टिसिपेशन। केवल लोगों को इक्विप नहीं करना है एजुकेशन और इंफॉर्मेशन के साथ में, उनके अंदर एक विलेकनेस और एक कमिटमेंट भी होना चाहिए कि मुझे डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करना है। बहुत सारे लोग तो वोट ही नहीं करते, और जो भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के हैं ये सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन्हें उनके बारे में जानकारी रखें, देखें कि गवर्नमेंट सही काम कर रही है या नहीं कर रही। तीसरा पॉइंट है मोर ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, फॉर्मेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिससे लोगों को पता चले कि क्या कुछ हो रहा है, सो दैट दे कैन जज द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट कि वो करेक्ट है या नहीं है। फोर्थ, इसी का पार्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट के एक्शंस के बारे में, उसकी पॉलिसीज के बारे में लोगों के पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि वो गवर्नमेंट के एक्टिविटीज को, गवर्नमेंट के काम को जज कर सकें और अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सकें कि नेक्स्ट टाइम वो उस गवर्नमेंट को इलेक्ट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। अब
जो लास्ट टॉपिक है वो है मॉडर्न और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोक्रेटा मीन रूल ऑफ द पीपल, जहां पर लोग खुद बैठ के अपने डिसीजंस लेते हैं। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन मॉडर्न एज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मॉडर्न एज में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम करती है, जहां पर लोग अपने बिहाफ पर डिसीजंस लेने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो उनके बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। अब इसके रीजंस हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों पॉसिबल नहीं है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों पॉपुलर है। सबसे जो बेसिक रीजन है वो है लार्ज पॉपुलेशंस। इतनी बड़ी पॉपुलेशंस हैं कि उनका एक साथ बैठना और डिसीजंस लेना फिजिकली पॉसिबल है ही नहीं। इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री और ए स्टेट और इवन ए विलेज टू सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजंस। दूसरा, लोगों के पास में, बहुत सारे लोग के पास टाइम नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास में स्किल्स भी नहीं है, यानी दे डोंट हैव नेसेसरी स्किल्स टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि लोगों के अंदर डिजायर्स नहीं है, कमिटमेंट्स नहीं है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स दोनों की पीडीएफ की लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। आप चाहें तो पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी कोशिश रही है कि चैप्टर आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, आपकी समझ में आए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।